हेलो जी, आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो। यस मैम आ रही है। हाँ, यस तो मैम आ रही है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, हाउ न्यूक्लिक एसिड कैन बी एक्ट एज ड्रग टारगेट्स। तो न्यूक्लिक एसिड ये सब आप लोगों ने शुरू में बहुत जर्नल बताया हुआ है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में शायद। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए जो है वो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? देयर इज डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ठीक है, तो आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है। तो ये शुरू के लेक्चर में सारा बस ये इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, और बेसिस कौन से होते हैं। ठीक है, और कौन सी शुगर होती है। आरएनए में यूरेसिल होता है, और जो आरएनए होता है उसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और राइबोज, इसलिए ऐसे कहते हैं राइबोज शुगर। हाउएवर डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हाइड्रोक्सिल की जगह, तो वो क्या होता है? डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन एक रिमूव नहीं होता। देन इसके बाद ये टाइप्स बताई हुई है। टर्शरी आरएनए कौन सा होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है आरएनए का, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये ज्यादा इसको डिटेल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, और आप लोगों को भी मेरे ख्याल में नहीं है। ये सिर्फ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग की वजह से था कि आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता चले कि पहले होता क्या है डीएनए एंड आरएनए। जैसे कि प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए कि पहले कैसे प्रोटीन किस तरह से बनती है, बाय दी कलेक्शन और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि टारगेट प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन मतलब रिसेप्टर क्या होता है, और रिसेप्टर वाई इज रिसेप्टर इज टारगेट। तो इसी तरह इस लेक्चर में भी शुरू में सब ये बताया है कि शुरू में ये बताया है कि एक्चुअली होता क्या है, प्रोटीन और आरएनए, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, तो अब यहाँ इस वाली स्लाइड में ये बताया कि किस तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज होती है फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। तो थ्री टाइप के आरएनए होते हैं हमारी बॉडी में। डीएनए हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप का होता है, एंड आरएनए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आरएनए में कौन कौन से होते हैं, और जो ये आरएनए के जितने टाइप्स हैं ये क्यों हैं? ड्यू टू देयर टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन दी स्पेस। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? टू डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होती है। और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें ये जो मैसेंजर आरएनए अपने आप को 3D स्पेस में 3D वे में अरेंज करता है। ठीक है, तो कौन कौन से ये जो मैसेंजर आरएनए है ये तो प्राइमरी ही होता है क्योंकि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और दूसरा ट्रांसफर जो आरएनए होता है और राइबोसोमल आरएनए होता है, दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर और ऑफ आरएनए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आरएनए हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में ये तीनों टाइप्स के आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? जहां पर ये एक मैसेंजर आरएनए, दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? ये जो राइबोसोम है इट इज ऑल्सो एन आरएनए। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का आरएनए है, ये राइबोसोम पे ट्रेवल करता है, और उसके बाद क्या होता है? ये राइबोसोम रीड करता है इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है, और ये जो ट्रांसफर आरएनए है अकॉर्डिंग टू दी कोड्स जो कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली कोड्स आते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर आरएनए मीज आता है यहाँ पर, और वो क्या करता है कि राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। और किस तरह अटैच होता है कि जिस तरह हमने देखा था कि अमाइनो एसिड प्रोटीन और क्या कहते हैं, प्रोटीन और ड्रग के बीच में जो वो हो रहा था, कनेक्शन हो रहा था, वो किस तरह से हो रहा था? फोर्सेस के थ्रू। तो इसी तरह से ये जो ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, इनमें कनेक्शन किस तरह होता है? वाया दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए इसकी बेस पे एक कोड होता है, वो कोड रीड कर लेता है, वो कोड कंप्लीमेंट्री होता है इस मैसेंजर आरएनए पे जो कोड होता है उसके बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने देखा था कि ड्रग और रिसेप्टर का जो एक्टिव साइड है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इस तरह यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है जो कि ये रीड करता है, और ये सारे ट्रांसफर आरएनए वन बाय वन राइबोसोम पे आके अटैच होते हैं। तो वाई दे आर अटैचिंग? बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग अ अमाइनो एसिड। ठीक है, और अमाइनो एसिड एक्चुअली है क्या? अमाइनो एसिड
के पास एक कोड है, ठीक है। हर अमाइनो एसिड के पास डिफरेंट कोड होता है। जैसे फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड है तो उसका कोड होता है UUU, ठीक है। तो अगर UUU ये ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड ला रहा है जो कि फिनाइल एलानिन है, तो इस ट्रांसफर आरएनए के बेस पे कोड क्या होगा, UUU, ठीक है। और फिर ये वो जो UUU होगा, U हमेशा कौन से न्यूक्लियोटाइड से बेस पेयरिंग करता है, थायामीन से। तो यहाँ मैसेंजर आरएनए पर जहां भी थायामीन होगा, TTT बेस होगा, तो ये ट्रांसफर आरएनए वहां पर अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और अब इसके पास जो अमाइनो एसिड होगा फिनाइल एलानिन, वो ये जो दूसरा ट्रांसफर आरएनए है इसको डिलीवर कर देगा, किस तरह, वाया दी पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो इसी तरह जब दूसरा, तीसरा, चौथा अमाइनो एसिड यहाँ पर आता रहता है तो एक प्रोटीन की लॉन्ग चेन बन जाती है, अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बन जाती है, जिसको कहते हैं हम प्रोटीन। और ये फिर प्रोटीन पूरी प्रोसेस को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह है कि इस तरह से ये होते हैं डिफरेंट किस्म के मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और वाई दीज आर दी बेस्ट ड्रग टारगेट, क्योंकि ये जो मैसेंजर आरएनए है एंड डीएनए है, मींस जो डीएनए है एंड आरएनए है, इनकी वजह से वेरियस डिजीज होती हैं बॉडी में। किस तरह से डिजीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर आरएनए है, इसके पास भी कोड है, ठीक है। और ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके पास भी कोड है। तीन कोड जो होते हैं उनको हम एक जीन कहते हैं, ठीक है। मैसेंजर आरएनए पे तीन जो कोड होंगे, फॉर एग्जांपल TTT तीन कोड होंगे, या TUT, TAT या TUT जो भी होगा, तीन कोड क्या होते हैं, तीन न्यूक्लियोटाइड। मैसेंजर आरएनए के हर 3 न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं ये जीन है। जीन क्या होता है, जिसके पास कोई भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर 3 न्यूक्लियोटाइड के पास कोई इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि वो कोई प्रोटीन बनाएंगे और किसी भी स्पेसिफिक टाइप की बनाएंगे। तो किस तरह से फिर ये ड्रग टारगेट है आरएनए एंड डीएनए, वो इस तरह से है कि जब ये मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर कोड बिल्कुल करेक्ट वे में होंगे, तो इसका मतलब है जीन बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल एक काइनेज एंजाइम है, उसका जो मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर जीन के, उसके जो डीएनए, काइनेज एंजाइम जो होता है, हर, ये बात याद रखनी है आप लोग को, हर जो प्रोटीन है, ठीक है, वो कहाँ से आई है, वो जीन से आई है, ठीक है। डीएनए से क्या बना है, डीएनए से आई है। प्रोटीन कहाँ आई है, डीएनए से। डीएनए पर अगर हम पीछे जाएंगे तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके ऊपर एक कोड होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो ट्रांसलेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डीएनए है इधर, ठीक है, ये डीएनए, ये यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्शन हुए हुए यहाँ पर दिखाए, ये पूरा हमारे पर डीएनए डबल हेलिक्स है। और यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये ए है, ए टी से बाइंड कर रहा है दूसरे हेलिक्स पे, ए है, ठीक है, ए और यहाँ सी नजर आ रहा है। तो ये तीन जो न्यूक्लियोटाइड हुए, A C, ये एक जीन हुआ। और जीन क्या होता है, जीन के पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये AAG है, ये एक डीएनए पे जीन है, इसके पास एक इंफॉर्मेशन है कि इसको एक काइनेज एंजाइम सिंथेसाइज करना है, ठीक है। तो क्या होगा, इस डीएनए से क्या बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है। इस डीएनए से दिस जो डीएनए आया उससे ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हुआ। किस तरह के, वो जो डीएनए पे AAC था कोड, वो यहाँ पर वो कोड जो है यहाँ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री उसका ये सिंथेसाइज हो गया कि यहाँ पर CC, वहाँ CC AAC था ना, तो यहाँ पर A की जगह U होता है, तो UUC सिंथेसाइज हुआ, मतलब यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड वो है जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ इस मैसेंजर आरएनए में। बस आपको ये याद रखना है कि डीएनए के पास जो जीन होता है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरह से, कि डीएनए से सिंथेसाइज हो जाता है आरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए से क्या हुआ कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुई। ये प्रोटीन क्या है, काइनेज है। क्यों काइनेज क्यों है ये, क्योंकि वो जो डीन था ना, डीएनए था, डीएनए पे जो जीन प्रोटीन में ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है, उस जीन पे वो जो CCA था, उसका मतलब ये था कि यहाँ पर काइनेज एंजाइम सिंथेसाइज होगा जो कि एक प्रोटीन है, या एक प्रोटीन सिंथेसाइज होगी जो कि एक काइनेज एंजाइम होगा। तो ये कैसे पता चला काइनेज होगा, ये वहां से पता चला कि वो जो कोड था डीएनए पे, CCA या AAC जो भी था, वो एक काइनेज एंजाइम था। तो जितनी भी अभी तक हम ह्यूमन बॉडी में या जितने भी एनिमल में जितना भी डीएनए है, मोस्ट ऑफ दी साइंटिस्ट ने पता कर लिया है कि कितने जीन होते हैं। मेरा मीन्स मोर देन 30,000 जीन्स होते हैं,
ठीक है, और हर जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रहा होता है। तो इसी तरह से प्रोटीन बनती है। तो वाई मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वाई डीएनए एंड आरएनए आर बेस्ट ड्रग टारगेट, बिकॉज हर जीन का एक स्पेसिफिक काम होता है और हर जीन के पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। तो डिजीज किस तरह से होती है? डिजीज फिर इस तरह से होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो डीएनए था, ये हमारे पास डीएनए था, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर कोड था जो क्या था, एएसी। ठीक है, इसका मतलब था एक काइनेज एंजाइम है। अगर जब भी ये यहाँ पर बिल्कुल एएसी रहेगा तो एंजाइम जो सिंथेसाइज होगा वो काइनेज ही होगा और बिल्कुल सही होगा, मतलब अपनी सही एक्टिविटी दे रहा होगा, नॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन क्या होगा अगर ये सीसी एएसी काइनेज का जीन है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा, एक ही जगह अगर यहाँ पर एक और सी आ जाएगा, एक ए दूसरा सी और दूसरा सी, या फिर एक ही जगह यहाँ पर जी आ जाएगा, ए जी सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सीक्वेंस में म्यूटेशन हो गई, सीक्वेंस चेंज हो गई। तो अब क्या होगा, अब मे भी वही एंजाइम बने जो काइनेज बना था, लेकिन वो हाइपर एक्टिव हो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो जीन डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है, तो उनमें जब म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से डिजीज होती है। तो डिजीज की होने की वजह से ये बेस्ट ड्रग टारगेट है, क्योंकि अगर हम इनको डीएनए और आरएनए को पे कोई ड्रग टारगेट करें या इस जीन को हम इनहिबिट करें तो क्या होगा, फिर डिजीज इनहिबिट हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन डीएनए एंड आरएनए आर बेस्ट ड्रग मींस ड्रग टारगेट। तो अब हम ये देखेंगे कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल भी है और जिन पे रिसर्च भी हो रही है, जो कि इस डीएनए की म्यूटेशन की वजह से अगर कोई डिजीज होती है तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट, यहाँ पर भी ड्रग्स हैं इस स्लाइड्स में। कुछ ड्रग्स इस तरह की होती हैं कि जो डीएनए है उसमें इंटरकलेट कर लेती हैं और उसकी एक्टिविटी को मी से हार्ड कर देती हैं। ठीक है, तो दीज आर उन्हें कहते हैं इंटरकलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो क्या कर रही हैं ये इंटरकलेटिंग एजेंट्स, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनके अंदर एक सेकेंड, यहाँ तो ये एंजाइम है, यहाँ पर हाँ एक सेकेंड। सो ये दीज आर द इंटरकलेटिंग एजेंट। तो क्या कर रही हैं ये इंटरकलेटिंग एजेंट्स, ड्रग्स हैं, वो क्या करती हैं, ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं इनके बीच में आके बाइंड कर लेती हैं और क्या करती हैं, इसके जो डीएनए को ट्रांसक्राइब होना होता है मैसेंजर आरएनए में, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन टू मैसेंजर आरएनए इनहिबिट कर देती है। जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या होगा, जो कि हाइपर एक्टिव काइनेज सिंथेसाइज हो रहा था, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा था या कोई भी डिजीज हो रही थी, तो वो ही सिंथेसाइज नहीं होगा। तो इस तरह से ड्रग डीएनए को और आरएनए को टारगेट करके डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। और यही वजह है कि डीएनए और आरएनए आर कंसिडर्ड एज अ ड्रग टारगेट। तो ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि डीएनए आरएनए क्यों बेस्ट ड्रग टारगेट है। ये फालतू स्लाइड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बस पढ़ा रही हूँ वही पढ़ना है। ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल है एल्केलेटिंग, एक है इंटरकलेटिंग एजेंट और दूसरी एग्जाम्पल क्या है जो डीएनए पे टारगेट करती है ड्रग, वो है अल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है, और एक है चेन कटर। ये थ्री बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये तीनों आपको याद रखने को किस तरह से इनका मैकेनिज्म होता है, किस तरह से ये मीन्स डीएनए पे एक्ट करती हैं। इंटरकलेटिंग एजेंट इंटरकलेट करते हैं दो डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में। अल्काइलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, अल्काइलेशन करवाते हैं। ठीक है, अल्काइलेशन की वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल दीज आर द अल्काइलेटिंग एजेंट। तो ये अल्काइलेशन क्या है, एडिशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती हैं उनके पास कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि डीएनए पे मिथाइल ग्रुप होते हैं, उनको वो चेंज कर देते हैं, दूसरा ग्रुप डाल देते हैं वहां पर। तो क्या होता है, इसकी वजह से डीएनए की एक्टिविटी जो है चेंज हो जाती है। तो यानी कि उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है या जो जो वो सिंथेसाइज कर रहा था डीएनए से आरएनए से, वो आरएनए वो हाल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है। एंड चेन कटर क्या है, चेन कटर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि डीएनए जो सिंथेसाइज हो रहा होता है, किस तरह डीएनए सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड अप होते हैं एक दूसरे के साथ वाया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जैसे दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और प्रोटीन बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं अमीनो एसिड की, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं और मैनी थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, डीएनए का हेलिक्स।
तो फिर डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, स्ट्रैंड्स के एंड में, यहाँ मैं पीछे दिखाती हूँ, वो क्या करते हैं स्ट्रैंड्स के एंड में, जैसे ये स्ट्रैंड है डीएनए का, यहाँ एंड में आके वो जो चेन कटर होते हैं वो क्या करते हैं, ये वो न्यूक्लियोटाइड के एनालॉग होते हैं। फॉर एग्जांपल आखिर में यहाँ पर क्या इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है डीएनए में, एक स्टैंड पे एडेनिन है, दूसरे स्टैंड पे थायामीन है, ठीक है। और एडेनिन और थायामीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा कैसा है, लेकिन नहीं पता तो मैं यहाँ, दिस इज द एडेनिन, ठीक है, दिस इज द एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। तो कोई भी ड्रग अगर हमने ऐसी डिजाइन कर ली कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये डीएनए है, इधर दिस इज हियर इज द डीएनए, मतलब सीक्वेंस, ये डीएनए का स्टैंड है, और इसमें जो ये आखिर है, आखिरी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड की, जिसको हम जीन कहते हैं, फॉर एग्जांपल AAG, ठीक है। तो ये किसी एंजाइम को या किसी प्रोटीन को कोड कर रही है, लेकिन इसके यहाँ पर क्या हुआ है कि एडेनिन की जगह इधर म्यूटेशन हो गई है, कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है। कौन सा हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं, यहाँ पर जी पे या यहाँ पर कोई भी जगह अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ जी की जगह एक और ए हो गया है, तो क्या हुआ, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जो एक स्पेसिफिक जीन था उसमें म्यूटेशन हो गया, वो चेंज हो गया है। तो चेंज होने से क्या होगा, डिजीज होगी। तो अब हम उसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम कोई ऐसा ड्रग बनाएंगे जो इस जीन में जो न्यूक्लियोटाइड है उसका एनालॉग हो। एनालॉग का क्या मतलब है, उसी की जैसी, उसी की शक्ल की जैसी, उसी के स्ट्रक्चर की जैसी कोई ड्रग हो। फॉर एग्जांपल अगर उस जीन में आखिर में एडेनिन था, ठीक है, तो हमने कोई ऐसी ड्रग बनाई जो ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है इसी से मिलती जुलती है स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, जब डीएनए में यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे होंगे, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहते हैं डीएनए में इस तरह चेन, और बढ़ती रहती है चेन, तो क्या होगा कि वो जो एनालॉग होगा वो एडेनिन का, फॉर एग्जांपल एडेनिन का जैसा कोई ड्रग है, तो वो एडेनिन को यहाँ पर ऐड नहीं होने देगा, वो खुद ड्रग आके ऐड हो जाएगी। तो ऐड होने से क्या होगा, वो ड्रग ऐड हो जाएगी तो क्या होगी कि वो एक्चुअल जो न्यूक्लियोटाइड है उसको ऐड नहीं होने देगी, और जब कोई एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो उसके बाद ही कोई दूसरा एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है। तो क्या होगा, उस ड्रग के एडिशन की वजह से यहाँ कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा, तो क्या मतलब है, चेन कट गई, ठीक है, चेन की कटिंग हो गई, तो क्या होगी, चेन टर्मिनेट हो जाएगी, और डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा। डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा तो क्या, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा, वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी फाइनली, जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है। तो दीज आर दी चेन कटर, और इनका मैकेनिज्म ये होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ा था कि आरएनए किस तरह से बेस्ट ड्रग टारगेट है, ये हमने पढ़ लिया है। अब कौन कौन सी ड्रग हैं जो कि आरएनए को टारगेट करती हैं, तो वेरियस जो है बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि मैसेंजर आरएनए पे एक्ट करते हैं, और वो किस तरह से एक्ट करते हैं, वो इसी तरह से करते हैं कि या तो वो जो है उसी के एनालॉग होते हैं, ठीक है, आके उधर बाइंड हो जाते हैं, चेन को मजीद इंक्रीज नहीं होने देते। और कुछ ऐसा ही आरएनए, ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, SIRNA क्या है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, वो जो हमने पढ़ा था क्लास में कि 20 to 25 और 22 न्यूक्लियोटाइड का एक शॉर्ट चेन आरएनए की स्ट्रैंड होता है जो कि सिंथेटिकली हम सिंथेसाइज करते हैं। वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है मैसेंजर आरएनए के, और जो मैसेंजर आरएनए पे आके बाइंड कर लेता है, जो मैसेंजर आरएनए से हमें प्रोटीन नहीं चाहिए होती है वहां बाइंड कर लेता है और उस मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह हमारी फर्दर प्रोटीन नहीं बनती। तो इस तरह ये जो ड्रग होती है SIRNA बेस, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और इसका पूरा एक अलग चैप्टर है, वो उसको आपको एक अलग लेक्चर है जो कि आपको बहुत अच्छी करना है, क्योंकि ये एग्जाम में मे बी इट विल कम इन एग्जाम एज एन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन SIRNA का, ठीक है, एंटीसेंस मॉलिक्यूल का। तो ये SIRNA क्या है, दिस इज एंटीसेंस मॉलिक्यूल, और ये एंटीसेंस थेरेपी कहते हैं इसको, जो कि हम सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड लेबोरेटरी में तैयार करके उससे हम उसको इंजेक्ट करके डिजीज को प्रिवेंट कराते हैं, ठीक है। तो एंड वेरियस देयर आर वेरियस ड्रग्स जो कि क्या करती हैं, न्यूक्लियोटाइड, वो ये भी सेम है कि एनालॉग्स होती हैं,
ठीक है, एनालॉग्स होती है न्यूक्लियोटाइड के, जो कि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन्हीं के एनालॉग होती हैं, वहां पर न्यूक्लियोटाइड की जगह जाके वो बाइंड कर जाती हैं, दूसरे न्यूक्लियोटाइड को नहीं बाइंड होने देती। इस तरह से क्या होता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता, मैसेंजर आरएनए क्या ट्रांसलेट नहीं करता प्रोटीन की। तो ये थोड़ा सा, मैं पीछे कहाँ है वो, उधर मैं देख लेती हूँ एक दफा और, इधर ये इधर दिस वन, यहाँ पर देखें ये मैसेंजर आरएनए था, इस पर जीन की सीक्वेंस थी। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, इस पे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है। अगर ये एज्यूम करें कि मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो ट्रांसफर आरएनए होता है इसके बेस में इसकी वो सीक्वेंस होती है या वो कोड होता है जो इस जिस जो इसके पास अमाइनो एसिड होता है, ये ब्लू वन इस अमाइनो एसिड, उस अमाइनो एसिड का कोड होता है, ठीक है, इसके बेस में। तो तो क्या है, अब इज्यूम करें कि अगर ये मैसेंजर आरएनए है और इसके पास भी 3 न्यूक्लियोटाइड की कोई सीक्वेंस है जिसको हम जीन कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यू है या ए है मैसेंजर आरएनए पे, तो अगर ए की जगह टी कोई चेंज हो गया यहाँ पर। हेलो, आप लोग को आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो, हाँ, तो अगर ए की जगह वहां पर कोई न्यूक्लियोटाइड में चेंजिंग हो गई तो क्या होगा कि ये जो ट्रांसफर आरएनए आपके अपने साथ वो लेकर आ रहा है अमाइनो एसिड, और ट्रांसफर आरएनए की बेस में क्या है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में यू है और ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए में ए है, और ए के साथ हमेशा यू बाइंड करता है। ठीक है, तो अगर मैसेंजर आरएनए के पास ए है और ट्रांसफर आरएनए के पास यू है, तो वो बाइंड कर लेंगे एक दूसरे को और क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर जीन में म्यूटेशन हो गई, ए की जगह 3 ए की जगह 2 ए रह गया और एक टी आ गया, तो क्या होगा, जो ये ट्रांसफर आरएनए है इसके पास जो कोड है यू, तो वो इसके साथ बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये किस तरह होगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है, अगर हमें प्रोटीन सिंथेसिस को हार्ड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मैसेंजर आरएनए है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है मतलब ए है, ठीक है, और अगर हमें ए को ट्रांसलेट नहीं कराना मैसेंजर प्रोटीन में, तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसी ड्रग यहाँ पर हम इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, जिसमें जो कि एनालॉग होगी इस मैसेंजर आरएनए के आखिरी जो कोई न्यूक्लियोटाइड होगा, फॉर एग्जांपल ए, एनालॉग का मतलब है उस जैसी स्ट्रक्चर में सिमिलर। तो क्या होगा, वो ए को तो यहाँ बाइंड नहीं होना देगी, ड्रग आके खुद बाइंड हो जाएगी। जब ड्रग खुद बाइंड हो जाएगी तो क्या होगा, ये ट्रांसफर आरएनए उससे बाइंड नहीं होगा जिससे बाइंड होना चाहिए था जी सीक्वेंस से। तो क्या होगा, ड्रग सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज करेगा। देन क्या होगा, जिस प्रोटीन की ओवर एक्टिविटी की वजह से बॉडी में डिजीज हो रही है तो वो डिजीज नहीं होगी। तो मैनी एंटीवायरल ड्रग जो होती हैं वो इसी तरह करती हैं, वो एनालॉग्स होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के। एनालॉग से क्या मतलब है, वही स्ट्रक्चर में सिमिलर होती हैं, तो क्या होती हैं, मैसेंजर आरएनए में आके वो बाइंड कर लेती हैं और प्रोटीन के सिंथेसिस को हार्ड कर देती हैं। ठीक है, तो ये दीज आर ये है सारा, ये एंटीसेंस मॉलिक्यूल ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये दोबारा यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमने क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया था। और दिस इज द होल अबाउट द किस तरह से डीएनए एंड आरएनए जो है बेस्ट ड्रग टारगेट होते हैं। अब हम थोड़ा सा जो है वो ये है एंटीवायरल ड्रग जो अभी हम बात कर रहे थे, ये है एसाइक्लोविर वेल नोन एंटीवायरल ड्रग, ठीक है। और ये HIV ये क्या कहते हैं, वेल नोन एंटीवायरल ड्रग, ये क्या है, ये एनालॉग है, ठीक है। तो अब मैं, हाँ आपको याद होगा अगर स्ट्रक्चर कैसा होता है दिस इज द न्यूक्लियोटाइड में स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का। तो इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ पर ये एसाइक्लोविर में ये चेन का डिफरेंस है जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, ये जो कि मैसेंजर आरएनए में होता है, ये उसका रिजेंबल करता है। तो ये क्या करता है, ये चेन को टर्मिनेट करता है, किस तरह, ये वहां जाके बाइंड कर लेता है जहां पर
मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को बाइंड होना होता है और चेन को इंक्रीज करना होता है। तो बहुत सारे एंटीवायरल को हम चेन टर्मिनेटर भी कहते हैं। तो दिस इज अबाउट द होल लेक्चर जो कि डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड को बस आपको इतना याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड भी बेस्ट ड्रग टारगेट होता है, लेकिन एक्सटेंसिवली क्योंकि हमारे कोर्स में ये इन्वॉल्व नहीं है तो एक्सटेंसिवली हमने क्या पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और डीएनए। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, एंड प्रोटीन के बारे में पढ़ा है। और मैं देखूंगी मेरे ख्याल में कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी शायद कोई लेक्चर पढ़ा हुआ था एलएमएस पे। मैं देखूंगी वो शायद अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम लास्ट में कर लेंगे। और एक और आप लोग का लेक्चर है जो कि बहुत छोटा है, वो है एंटी कैंसर के बारे में। अगर मे बी एग्जाम तो मेरे ख्याल में डिले हो गए, आई डोंट नो कब हो रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम से थोड़ा सा अगर डिले हो गए तो हम लोग किसी दिन फ्राइडे के सैटरडे के दिन या किसी और दिन एक और जूम सेशन करके तो उसमें मैं ये एंटी कैंसर वाला कर लूंगी। ठीक है, तो एंटी कैंसर बस क्या होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स आर वो होते हैं जो कैंसर को इनहिबिट करते हैं। और कैंसर क्या है? कैंसर इज अ आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अगर टाइम है। आप लोगों के लिए मैंने एक ना एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट का एक वो डाला है, क्या कहते हैं, बुक डाली है वहां पर, बुक की पीडीएफ। तो आप लोग वो जो है वो पढ़ लीजिएगा एंटी न्यू प्लास्टिक के बारे में। अगर हमें पर टाइम होगा तो हम इसको एंटी न्यू प्लास्टिक को और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ कर लेते हैं, अगर टाइम है तो फिर उसके बाद देखेंगे। कैंसर, व्हाट इज द कैंसर? एक्चुअली कैंसर इज द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर बॉडी सेल, ठीक है। और रैपिड मल्टीप्लिकेशन क्या होती है उसको समझने के लिए हमें ये सेल साइकिल समझना जरूरी है, ठीक है। तो आप जरूर वो मेरा एंटी न्यू प्लास्टिक वाला पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इट मे बी कम इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज अ सेल, सही। तो सेल क्या होता है, सेल कैसे डिवाइड होता है? सेल ऐसे ही डिवाइड नहीं होता, सेल डिवाइड होता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं सेल साइकिल। और सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल एक्चुअली दीज आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं और जितने भी यहाँ पर मीन्स इस कायनात में चीजें हैं, सबकी जो जितने भी क्रिएचर्स हैं, लिविंग बींग हैं, तो सबकी जो जिंदगी होती है एक लाइफ साइकिल है उनकी। लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है कि शुरू के कुछ ईयर्स में बॉडी का टेक्सचर कैसा होता है हमारा, या हमारी हैबिट्स कैसे होती हैं। कुछ इयर्स के बाद कुछ और हो जाता है, हमारी एज भी ज्यादा हो जाती है और बॉडी में भी चेंजेस आ जाती हैं। तो इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। तो इसी तरह क्या होता है, जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं उनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। और जो सेल की जो लाइफ साइकिल है उनको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? G1S, G2M। G1 में क्या होता है, और ये लाइफ साइकिल हो क्यों रही है? ये लाइफ साइकिल इसलिए हो रही है कि सेल की लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होती है? G1 से, ठीक है। जब ये G1 से होकर GS में आता है, फिर अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि G1 में क्या होता है, S में, और G2 में क्या होता है। लेकिन ये याद रखें कि सेल की जिंदगी कहाँ से शुरू होती है? G1 से, ठीक है। अब जिंदा हुआ सेल इस दुनिया में आया G1 में, पहले G0 में होता है। G0 का मतलब है रेस्टिंग, ठीक है। जैसे शुरू में बेबीज होती हैं रेस्टिंग, दे आर प्रेजेंट इन दी मदर वूम, ठीक है, वो होती हैं दुनिया में लेकिन दे आर रेस्टिंग। और जब उनका काम कब शुरू होता है, मतलब उनकी बॉडी में मतलब उनकी अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो दुनिया में होती है आफ्टर दी बर्थ शुरू होती है। तो इसी तरह G0 फेज में, अगर G0 फेज में, तो इसमें इट मीन्स द सेल इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। फिर उसके बाद क्या होता है, G1 में आता है, ठीक है। G1 में जो प्रोटीन वगैरह चाहिए होती है वो सिंथेसाइज होती है। वो प्रोटीन कौन सी? जो कि एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। डीएनए की सिंथेसिस में जो प्रोटीन चाहिए होती है वो G1 में सिंथेसाइज होती है। फिर एस फेज में क्या होती है? डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, डीएनए सिंथेसाइज होता है। फिर G2 में क्या होता है? वो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है जो कि एम फेज के लिए चाहिए होती है, ठीक है। एम फेज क्या है? एम फेज इज अ माइटोसिस फेज,
जिसमें सेल की माइटोसिस होती है। और माइटोसिस आप लोगों ने इंटर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। माइटोसिस में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सारे फेजेस में क्या होती है, प्रोटीन्स चाहिए होती है। वो प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होती है, G2 में। ठीक है, तो M2 फेज जब एंड पे पहुंचता है तो क्या होता है, एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये नॉर्मल सेल साइकिल है सेल की। लेकिन क्या होता है, अगर ये G1 और G2 इनमें जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, अगर उनमें कोई डिसरेगुलेशन है, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से या किसी वजह से, तो क्या होगा वो, या फिर एस फेस में जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है उसमें कोई म्यूटेशन है, तो इसका क्या मतलब होगा कि डीएनए ज्यादा सिंथेसाइज होगा। और जो G1 G2 में प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, वो अगर मतलब डिसरेगुलेटेड प्रोटीन है, उनमें कोई, उनके जीन में कोई म्यूटेशन है, तो क्या है, ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी, ओवर एक्टिविटी होगी प्रोटीन की। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल रैपिडली डिवाइड होता है विदाउट स्टॉपिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, तो जब सेल रैपिडली डिवाइड होता है विदाउट स्टॉपिंग द सेल डिवीजन, तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं कैंसर। कि हमारी किसी की बॉडी में क्या होता है, सेल के मासेस क्रिएट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि एडजेसेंट जो ऑर्गन होते हैं उन पे प्रेशर डालते हैं, उनकी एक्टिविटी को हार्ड कर देते हैं। अगर किसी के पास किसी के बॉडी में सेल, ये सेल की रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रही है ब्रेन में, तो क्या होगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स को वो कर देगी, उस पर प्रेशर डाल के उसकी एक्टिविटी को हार्ड कर देगी। तो क्या होता है, ये होता है ब्रेन कैंसर। तो ये अभी मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दिया है, कैंसर होता क्या है। अब इसमें कौन कौन से एंटी कैंसर या एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो हम लोग कमिंग लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा, टाइम खत्म होने वाला है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ पेपर का। तो पेपर में 70 और 60%, 60 और 40% होगा टोटल। मैंने और डॉक्टर आरिफ ने पढ़ाया है, तो मेरे 7.5 मार्क्स होंगे और डॉक्टर आरिफ के भी 7.5 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो 7.5 मार्क्स में 2.5 मार्क्स का आप लोग लिख लें चाहे तो, 2.5 मार्क्स का आप लोग का सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव, और बाकी जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो 2.5 मार्क्स में मेरे ख्याल में 8 कोई क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आप लोग को मेरे ख्याल में 4-5 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग टू दैट पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल में आधा घंटा या 1 घंटा होगा। तो आप लोगों को कोई ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। जो लेक्चर में पढ़ा है, जो मैंने उसमें पढ़ाया, आपको यूट्यूब के वीडियोज में पढ़ाया है, वो सुन के आपको सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है। सवाल का आंसर सही होना चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी पढ़ के लिख दें। ठीक है, तो 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो इस तरह मेरे ख्याल में 5 करने होंगे, तो 2.5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आएगा सारा लेक्चर्स में से। और मल्टीपल चॉइस के लिए मेरे जितने भी लेक्चर हैं 1 to 19, आप उसको आराम से बैठ के 2 दफा तकरीबन लेक्चर का एक एक चीज पढ़ लीजिएगा। जो जो स्लाइड्स मैंने पढ़ाई हैं, जो स्लाइड्स मैंने नहीं पढ़ाई हैं उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये होगा। और मेरे ख्याल में 20 वो होंगे, क्या कहते हैं, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और 0.1 मार्क का एक एमसीक्यूज होगा। ठीक है, और टोटल कितने, 5 मार्क्स से कितने हो गए, मेरे ख्याल में 20 एमसीक्यूज आपको करने होंगे 5 मार्क्स के लिए। तो ये है शॉर्ट के पेपर किस तरह होगा। ठीक है, और एंटीसेंस मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ अभी। प्रो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स जितनी, उसकी मैंने टाइप्स बताएं, सॉफ्टवेयर्स के डेटाबेसेस के टाइप बताएं, एक एक रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एमसीक्यूज में मे भी आ जाए। तो ये होगा। और कौन से, मुझे रिसेप्टर के बारे में उनके टाइप्स पता होना चाहिए आपको। रिसेप्टर का फंक्शन पता होना चाहिए, लाइगेंड की टाइप्स पता होना चाहिए, लाइगेंड क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये सब डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है। ठीक है, और क्या, और मुझे, हाँ, ये और मॉलिक्यूलर डॉकिंग के जो मैंने स्टेप्स बताए थे वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है कि हम लोग, पहले स्टेप में हम प्रोटीन को रिट्रीव करते हैं, दूसरे स्टेप में हम लाइगेंड को रिट्रीव करते हैं, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, प्रोटीन वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक्टिव साइट मालूम करके उस पर फिर डॉक करते हैं। तो इस तरह उसके स्टेप्स आगे पीछे लिखे होंगे, वो आपको देखना होगा कि कौन सा स्टेप होता है क्या। तो इसके लिए मैं कोई वीडियो आपको शेयर कर दूंगी मॉलिक्यूलर डॉकिंग की। मैं ढूंढ रही थी, वैसे मुझे मिली नहीं, क्योंकि वो आधे आधे घंटे की वीडियो होती तो आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं सोच रही थी कि कोई वीडियो अगर मुझे मिल जाए, या आप लोग खुद देख लीजिएगा, अगर कोई वीडियो मिल जाए तो वो उसमें से स्टेप्स देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो मैंने सेल साइकिल अभी पढ़ाई है, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए।
ठीक है, कि कौन से फेज में क्या हो रहा है, ये सेल साइकिल। ठीक है, ये बुक जो मैंने बुक का चैप्टर वहां अपलोड किया है उसमें भी ये सेल साइकिल है। ठीक है, और ये सेल साइकिल अभी है मैंने गूगल पे भी निकाल ली है, आप कहीं से भी देख के आपको ये सेल साइकिल पता होना चाहिए, ये सेल साइकिल में कौन सा जीवन है, कौन सा ऐसे है, कहाँ ये ड्रॉ करना आना चाहिए पूरी, और जीवन में क्या हो रहा है, एस में क्या हो रहा है, G2 और M में क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। और जहां जहां जो भी ड्रग्स बताई गई हैं उन ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी ड्रग्स कौन सी डिजीज में मैंने पढ़ाई है। क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर भी न्यूक्लिक एसिड ऐसा ड्रग टारगेट, यहाँ भी 2-3 ड्रग्स अभी पढ़ी हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट पढ़े हैं और बाकी पढ़े हैं, तो ये पता होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम्पल दे दी ड्रग की तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट मैंने बता दिया है कि क्या होगा पेपर में। इंशाल्लाह अगर हम एक और लेक्चर रखेंगे, मेरे ख्याल में अगर टाइम होगा तो एक लेक्चर और रख लूंगी मैं, तो उसमें जो ये कैंसर का आधा लेक्चर रह गया ये वाला कैंसर का आधा लेक्चर कर लेंगे। और अगर कार्बोहाइड्रेट इज अ बेस्ट ड्रग टारगेट, वो उसका लेक्चर अगर LMS पे पढ़ा है तो वो भी वहां पर कर लेंगे। तो दिस वॉज द होल ऑफ टूडेज क्लास। एंड अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, और यहाँ भी आप लोग पूछ सकते हैं अभी अभी जब तक टाइम है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। और काइंडली आप लोग जरा यूट्यूब पे जाके लेक्चर पढ़ा करें। मैं देखती हूँ कि कोई सिर्फ 6 बच्चों ने लेक्चर पढ़ा हुआ है, फिर आप लोग एग्जाम से पहले मुझे फोन करके तंग करेंगे कि मैडम एग्जाम में क्या आएगा। तो कुछ नहीं आएगा, जो मैंने यूट्यूब पे डाला है सारा वो आएगा। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, आप लोगों को मैंने 2-2 3-3 घंटे के मैं लेक्चर लेके आप लोग को बोल बोल के मेरी आवाज सू बैठ जाती है, और आप लोग जाके जो है ना लेक्चर खोल के पढ़ना नहीं पसंद करते। दिस इज नॉट दी मी से एनी एटिकेट्स। कोई पास नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, यही हरकतें रही ना कोई पास नहीं होगा, फिर मुझे नहीं शिकायत करिएगा कि हम लोग फेल हो गए। तो पढ़ना है, सारे लेक्चर आपको वीडियो लेक्चर सुनने हैं, और जो मैंने लेक्चर दिए हैं सारे लेक्चर, क्योंकि जो पेपर है वो इजी नहीं होगा, मैं अभी बता रही हूँ। पेपर इजी नहीं होगा, बगैर पढ़े कोई पास नहीं होगा। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं या बता रही हूँ तो पास हो जाएंगे, कोई नहीं पास होगा जब तक कि आप लेक्चर्स नहीं पढ़ें। जितनी मैंने लेक्चर्स डाले हैं LMS पे सब आपको थॉरली पढ़ने हैं, कम से कम 2 दफा सुकून से कमरे में बैठ के 2 दफा लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 19 तक पढ़ने हैं। ठीक है, और अगर जिसको लेक्चर में समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो सुन ले, क्योंकि वीडियो में मैं वही बताती हूँ जो कि लेक्चर्स में है। सही। तो दिस वाज होल टुडेज क्लास एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड अल्लाह हाफिज। अब मैं चलती हूँ इंशाल्लाह। अब मैं LMS पे मैं आपको बता दूंगी कि अगर कोई लेक्चर होगा या नहीं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।